चलिए आज एक ऐसा नज़ारा इमेजिन करते हैं। एक बहुत बड़ा सर्वर रूम है, सैकड़ों बड़ी बड़ी मशीनें, लगातार ब्लिंक करती हुई हरी और लाल लाइटें और एक अजीब सी हमिंग साउंड आ रही है वहां से। बिल्कुल एकदम टिपिकल डेटा सेंटर का सीन। हाँ, और बाहर से देखने में सब कुछ बहुत शांत और एकदम ऑटोमेटिक लगता है, लेकिन इन मशीनों के अंदर हर एक सेकंड में लाखों करोड़ों टेक्स्ट की लाइनें जनरेट हो रही हैं, जिन्हें हम टेक्निकल भाषा में लॉग्स कहते हैं। एग्जैक्टली हर क्लिक, हर लॉगिन, हर एरर का एक लॉग बन रहा है। अब एक दिलचस्प सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। इस अथाह डेटा के पहाड़ के बीच दुनिया के किसी कोने में बैठा एक हैकर, मतलब वो चुपचाप एक सर्वर में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। और वो कोई शोर नहीं मचा रहा बस है। एक छोटा सा डिजिटल दरवाजा खोलने की फिराक में है। इतने बड़े सिस्टम में उस एक संदिग्ध गतिविधि को पकड़ना सच में घास के ढेर में सुई खोजने जैसा है। कॉन्सेप्ट्स में से एक है। तो आज हम इसी तकनीक की गहराई में जा रहे हैं कि आखिर ये काम होता कैसे है। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का विषय है स्प्लंक और SIEM यानी CM। क्योंकि जब सिस्टम इतने बड़े हो जाते हैं ना, तो कोई भी इंसान मतलब मैन्युअली स्क्रीन पर बैठकर इन करोड़ों लाइनों को पढ़कर हैकर को नहीं पकड़ सकता। आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो उस घास के ढेर से सुई को खुद खींचकर बाहर निकाल दे। सही बात है। और आज की इस विस्तृत चर्चा के लिए हमने जिन सोर्सेज का इस्तेमाल किया है उनमें टेक विद जोनो, राजनीश गुप्ता, जॉन गुड और इन्फॉर्मेशन आजान जैसे एक्सपर्ट्स के क्रैश कोर्सेज शामिल हैं। हाँ, और साइबर सुरक्षा के कुछ बेहतरीन रिसर्च आर्टिकल्स भी हैं। बिल्कुल। तो हमारा आज का मिशन सिर्फ टूल्स के नाम जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि मशीन द्वारा बनाए गए इस कच्चे बिना सिर पैर के डेटा को एक बेहद काम की जानकारी में कैसे बदला जाता है। और स्प्लंक असल में पर्दे के पीछे काम कैसे करता है। हाँ, लेकिन इससे पहले कि हम स्प्लंक की जटिलताओं में जाएं, मुझे लगता है हमें एकदम बेसिक से शुरुआत करनी चाहिए। जरूरी है। ये जो लॉग्स हैं, ये आखिर होते क्या हैं? अगर इसे किसी रोजमर्रा की चीज से जोड़ना हो, तो क्या इसे किराने की दुकान की रसीद की तरह देखा जा सकता है? वो एक बहुत ही सटीक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। मान लीजिए हम किसी सुपरमार्केट गए, ठीक है, खरीदारी की और बिलिंग काउंटर पे गए। जब वो लंबी सी रसीद मिलती है, हाँ, तो उसमें क्या क्या लिखा होता है? उसमें तारीख होती है, समय होता है। हाँ, और कौन सा आइटम किस सेक्शन से उठाया, स्टोर का नाम क्या है और पेमेंट कैश में की या कार्ड से की, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। बिल्कुल। कंप्यूटर की दुनिया में भी हर एक घटना, जिसे हम इवेंट कहते हैं, उसकी एक ऐसी ही डिजिटल रसीद बनती है। किसी ने सुबह 9 बजे सिस्टम में लॉगिन किया, एक लॉग बन गया। अच्छा। किसी ने एक PDF फाइल डाउनलोड की, दूसरा लॉग बन गया। तो मतलब फायरवॉल ने अगर किसी अजीब से IP एड्रेस को ब्लॉक किया, तो उसका भी एक तीसरा लॉग बन गया। एग्जैक्टली। तो अगर एक नॉर्मल लैपटॉप में इतने लॉग्स बन रहे हैं, तो एक बड़ी कंपनी जिसमें हजारों एम्प्लॉइज हैं, हजारों सर्वर्स हैं, वहां तो हर दिन करोड़ों अरबों लॉग्स जनरेट होते होंगे। और यही सबसे बड़ी चुनौती है। पर इन सारे बिखरे हुए लॉग्स का कोई मतलब तब तक नहीं है जी, जब तक कोई इन्हें बैठकर समझे ना। एकदम सही। और यहीं पर एंट्री होती है SIEM की, जिसका पूरा नाम है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। हाँ, अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो SIEM के दो सबसे मुख्य काम होते हैं। हाँ, पहला है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन यानी इकट्ठा करना। हाँ, कंपनी में डेटा अलग अलग जगहों पर बिखरा पड़ा है। राउटर का डेटा अलग है, एंटीवायरस का अलग है और एम्प्लॉइज के लैपटॉप्स का अलग है। SIEM एक बड़ा सा डिजिटल वेयरहाउस है जो इस सारे डेटा को एक ही जगह पे खींच कर ले आता है। लेकिन सिर्फ डेटा इकट्ठा कर लेने से सिक्योरिटी तो नहीं हो जाती ना? बिल्कुल नहीं। अगर एक कमरे में दुनिया भर की किताबें लाकर रख दी जाएं, तो कोई ज्ञानी थोड़ी बन जाएगा जब तक उन किताबों को पढ़ कर समझे नहीं। बहुत ही सही पॉइंट है। और यही CM का दूसरा और मैं कहूंगी सबसे पावरफुल काम है, जो कि है कोरिलेशन। एग्जैक्टली, कोरिलेशन। ये सिर्फ डेटा स्टोर नहीं करता, बल्कि अलग अलग घटनाओं के बीच के रिश्ते को समझता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए एग्रीगेशन के बाद CM के पास 2 अलग अलग लॉग्स आते हैं। पहला लॉग बताता है कि ऑफिस के डेटाबेस सर्वर से किसी ने 10 GB का कस्टमर डेटा डाउनलोड किया है। 10 GB। हाँ, ये अपने आप में कोई बहुत खतरे की बात नहीं है। हो सकता है मार्केटिंग टीम का कोई बंदा बस बैकअप ले रहा हो। हाँ, ये तो रूटीन काम लग रहा है। लेकिन उसी एग्जैक्ट समय CM को फायरवॉल से एक दूसरा लॉग मिलता है। अच्छा। जो ये बताता है कि जिस यूजर अकाउंट से ये डाउनलोड हो रहा है, उस अकाउंट में लॉगिन किसी दूसरे देश के IP एड्रेस से हुआ है। अरे, जबकि वो एम्प्लॉई तो सिस्टम के हिसाब से छुट्टी पर है। अब ये गड़बड़ है। बिल्कुल। अब CM इन दोनों घटनाओं को कोरिलेट करता है, यानी जोड़कर देखता है।
अकेले अकेले दोनों घटनाएं शायद इग्नोर कर दी जाती। हाँ, क्योंकि लॉगिन होना भी नॉर्मल है और डेटा डाउनलोड होना भी नॉर्मल है। लेकिन साथ में ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। सीएम तुरंत सिक्योरिटी टीम के डैशबोर्ड पर एक क्रिटिकल अलर्ट भेज देता है। ये तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरह से ये सिस्टम एक डिटेक्टिव की तरह काम कर रहा है जी, जो अलग अलग सुरागों को जोड़कर पूरी कहानी बना रहा है। और जब इस डिटेक्टिव वाले काम की बात आती है तो स्प्लंक का नाम इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सुनाई देता है। हाँ, सोर्सेज के हिसाब से स्प्लंक 2003 से इस मार्केट में है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, हर कंपनी का साइज और बजट अलग होता है। बिल्कुल। तो क्या स्प्लंक का कोई एक ही सॉफ्टवेयर है जो हर जगह इंस्टॉल हो जाता है? नहीं, स्प्लंक ने इसे बहुत ही स्मार्ट तरीके से अलग अलग वर्जन्स में बांटा है। सबसे बड़ा है एंटरप्राइज वर्जन। एंटरप्राइज, ये किन के लिए होता है? ये उन बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए जिनके खुद के बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं और जहां हर दिन टेराबाइट्स में लॉग्स जनरेट होते हैं। ये कंपनियां अपने सर्वर्स पर स्प्लंक इंस्टॉल करती हैं और उसे खुद मैनेज करती हैं। लेकिन अगर कोई नई कंपनी है या कोई स्टार्टअप है तो वो इतने बड़े सर्वर्स खरीदने और उन्हें मेंटेन करने का खर्च क्यों उठाएंगे? उनका तो बजट ही नहीं होगा। और इसीलिए स्प्लंक का क्लाउड वर्जन आज के समय में इतना पॉपुलर हो रहा है। ये एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी SaaS मॉडल है। तो इसमें हार्डवेयर नहीं खरीदना पड़ता? बिल्कुल नहीं। स्प्लंक AWS या गूगल क्लाउड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सब कुछ खुद होस्ट करता है। आप बस अपना डेटा उन्हें भेजिए और सर्विस का इस्तेमाल कीजिए। तो स्केलेबिलिटी की टेंशन खत्म। हाँ, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आपका डेटा पेटाबाइट्स में पहुंच जाता है तो रातों रात नए हार्ड ड्राइव्स या सर्वर्स लगाने की कोई टेंशन नहीं होती। और जो स्टूडेंट्स इसे सीख रहे हैं, जैसे टेक विद जॉनो या जॉन गुड के ट्यूटोरियल्स फॉलो करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए क्या विकल्प है? वो तो महंगा एंटरप्राइज वर्जन नहीं खरीद सकते। उनके लिए स्प्लंक का लाइट वर्जन या कह लें फ्री वर्जन आता है। इसमें डेटा प्रोसेस करने की एक लिमिट होती है, शायद दिन का 500 MB के आसपास। बस 500 MB? हाँ, और इसमें एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स भी नहीं होते। लेकिन स्प्लंक का इंटरफेस समझने के लिए या क्वेरी लिखना सीखने के लिए ये बेस्ट है। और यहाँ एक चीज और क्लियर करना बहुत जरूरी है। हम बार बार हैकर्स और सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन स्प्लंक का इस्तेमाल सिर्फ हैकर्स को पकड़ने के लिए नहीं होता। हाँ, मैंने भी सोर्सेज में देखा कि IT ऑपरेशंस जो IT ऑप्स होते हैं, हाँ, उनमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। मतलब अगर कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है और बहुत बड़ी सेल के दिन अचानक उनका पेमेंट गेटवे बहुत धीमा हो जाए तो स्प्लंक वहां भी काम आता है ना? एकदम सही। अगर सेल चल रही है और पेमेंट फेन होने शुरू हो जाए तो कंपनी को एक ही घंटे में करोड़ों का नुकसान हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। स्प्लंक क्या करता है, वो सर्वर की परफॉर्मेंस, मेमोरी यूसेज और नेटवर्क ट्रैफिक के लॉग्स का रियल टाइम एनालिसिस करता है। तो वो बता देगा कि दिक्कत कहाँ है। हाँ, वो तुरंत बता सकता है कि दिक्कत डेटाबेस की क्वेरी स्लो होने की वजह से है या फिर किसी खास सर्वर की रैम फुल हो गई है। अच्छा, यानी सिस्टम के पूरी तरह क्रैश होने से पहले ही सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को अलर्ट मिल जाता है। एग्जैक्टली। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। डेटा से लेकर डैशबोर्ड तक का ये सफर होता कैसे है? मतलब एक सर्वर पर जनरेट हुआ जो कच्चा लॉग है वो स्प्लंक की स्क्रीन तक पहुंचता कैसे है? इसका आर्किटेक्चर कैसा है? स्प्लंक के आर्किटेक्चर को समझने के लिए हमें इसके 3 मुख्य पिलर्स या स्तंभों को समझना होगा। ये है फॉरवर्डर, इंडेक्सर और सर्च हेड। फॉरवर्डर, इंडेक्सर और सर्च हेड, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फॉरवर्डर की। नाम से लग रहा है ये डेटा फॉरवर्ड करता है। बिल्कुल, इसका काम है डेटा को आगे भेजना। ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर एजेंट होता है जिसे हम हर उस मशीन पर इंस्टॉल करते हैं जहां से हमें डेटा चाहिए, चाहे वो लिनक्स सर्वर हो, विंडोज मशीन हो या कोई डेटाबेस हो। तो क्या ये फॉरवर्डर बस डेटा उठाता है और आंख बंद करके आगे स्प्लंक को फेंक देता है बिना कुछ देखे? ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा फॉरवर्डर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला है यूनिवर्सल फॉरवर्डर। यूनिवर्सल फॉरवर्डर ये बहुत ही हल्का होता है। इसका काम सिर्फ डेटा कलेक्ट करना और बिना उसे पढ़े या छेड़े आगे भेज देना है। ये सिस्टम के रिसोर्सेज यानी CPU और रैम का बहुत कम इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ एक कैच है। कैच? कैसा कैच? अगर आपके पास हजारों मशीनें हैं और सब की सब लगातार कच्चा बिना फिल्टर किया हुआ डेटा भेज रही हैं, तो आगे जाकर स्प्लंक का सिस्टम चोक हो सकता है। अच्छा। कई बार सर्वर्स बहुत सारे फालतू डीबग लॉग्स जनरेट करते हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं होती है, और स्प्लंक में पैसा इस बात का लगता है कि आप कितना डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। अगर फालतू डेटा अंदर जाएगा तो बिल बहुत बढ़ जाएगा। समझ गया, यानी कचरा अंदर जाएगा तो उस कचरे का भी बिल देना पड़ेगा। बिल्कुल। और इस कचरे को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है हैवी फॉरवर्डर। इसे आप एक क्लब के बाउंसर की तरह समझ सकते हैं। बाउंसर, ये बढ़िया है।
ये कच्चे डेटा को इंडेक्सर के पास भेजने से पहले खुद थोड़ा प्रोसेस करता है, उसे फिल्टर करता है। जो लॉग्स काम के नहीं है उन्हें वहीं ड्रॉप कर देता है, मतलब बाहर ही रोक देता है, ताकि आगे के सिस्टम पर लोड न पड़े और फालतू डेटा का पैसा न देना पड़े। एग्जैक्टली ये तो बहुत ही लॉजिकल अप्रोच है। तो अब बाउंसर ने चेकिंग कर ली और काम का डेटा आगे भेज दिया। अब ये डेटा जाता कहाँ है? ये जाता है आर्किटेक्चर के दूसरे पिलर के पास, इंडेक्सर। इसे आप स्प्लंक का दिल और दिमाग दोनों कह सकते हैं। तो सारा डेटा यहीं रहता है? हाँ, ये एक विशाल डेटा वेयरहाउस है। सारा डेटा यहीं आकर स्टोर होता है। लेकिन ये डेटा को सिर्फ डंप नहीं करता। तो क्या करता है? जिस तरह किसी बहुत मोटी किताब के आखिर में एक इंडेक्स होता है ना, जहां देखकर आप तुरंत पता लगा लेते हैं कि कौन सा शब्द किस पेज पर है। हाँ, इंडेक्स पेज। इंडेक्सर भी आने वाले हर लॉग को इसी तरह ऑर्गेनाइज करता है, ताकि जब बाद में हम कुछ सर्च करें तो सिस्टम को शुरू से आखिर तक पूरा डेटा ना छानना पड़े। एकदम सही। और सर्च करने का काम जिस जगह से होता है वो है तीसरा पिलर, सर्च हेड। सर्च हेड ये वो ग्राफिकल इंटरफेस है, वो स्क्रीन है जिसे सिक्योरिटी एनालिस्ट या आईटी एडमिन अपने लैपटॉप पर देखते हैं। मतलब जो फ्रंट एंड हमें दिखता है। हाँ, जब एक एनालिस्ट सर्च हेड पर कोई क्वेरी टाइप करता है तो सर्च हेड वो रिक्वेस्ट इंडेक्सर के पास भेजता है। इंडेक्सर अपने इंडेक्स की मदद से तुरंत वो डेटा ढूंढ निकालता है और वापस सर्च हेड को दे देता है। और फिर सर्च हेड उसे एक सुंदर से ग्राफ या टेबल के रूप में स्क्रीन पर दिखा देता है। बिल्कुल। ये आर्किटेक्चर सुनने में बहुत ही सॉलिड लगता है, लेकिन जो बड़ी कंपनियां होती हैं जहां 24 घंटे काम चलता है, अगर वहां ये इंडेक्सर वाला सर्वर अचानक किसी हार्डवेयर फेलियर की वजह से बंद हो जाए तो क्या पूरी सिक्योरिटी ठप हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। और इसीलिए स्प्लंक को अलग-अलग तरीकों से डिप्लॉय किया जाता है। अगर आप सिर्फ सीख रहे हैं तो आप सिंगल इंस्टेंस डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, जहां सब कुछ एक ही मशीन पर हो। हाँ, फॉरवर्डर, इंडेक्सर और सर्च हेड सब एक ही लैपटॉप पर चल रहे होते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में एंटरप्राइज लेवल पर ऐसा नहीं होता। बड़ी कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर क्लस्टर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल होता है। क्लस्टर मतलब एक से ज्यादा सर्वर्स का ग्रुप बना देना। हाँ, इसे हाई अवेलेबिलिटी कहते हैं। इसमें कई इंडेक्सर्स का एक क्लस्टर बना दिया जाता है और डेटा की कॉपीज अलग-अलग सर्वर्स पर रखी जाती हैं। अच्छा, तो बैकअप रहता है। अगर किसी वजह से एक सर्वर में आग भी लग जाए या वो क्रैश हो जाए तो स्प्लंक का काम 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। यूजर को पता भी नहीं चलेगा कि पीछे कोई सर्वर डाउन हुआ है, क्योंकि दूसरा सर्वर तुरंत उसका काम संभाल लेता है। बिल्कुल। ये तो बैकएंड का सारा स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि डेटा आ कैसे रहा है। अब मान लेते हैं कि डेटा अच्छे से आ रहा है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब एक सिक्योरिटी एनालिस्ट इस डेटा में से जानकारी निकालेगा कैसे? क्या वो गूगल की तरह बस फाइंड हैकर टाइप करेगा और सब सामने आ जाएगा? काश ये इतना आसान होता। लेकिन स्प्लंक से बात करने के लिए आपको उसकी भाषा बोलनी पड़ेगी। और वो भाषा है SPL। हाँ, सर्च प्रोसेसिंग लैंग्वेज। अगर किसी ने पहले SQL पर काम किया है तो ये उसे काफी जानी पहचानी लगेगी। हाँ, लुमो के ट्यूटोरियल में SPL के काफी सारे कमांड्स दिखाए गए थे, लेकिन वहां बार बार एक चीज पर बहुत जोर दिया गया था और वो थी एफिशिएंसी। यानी आप अपनी सर्च क्वेरी को कितना स्मार्ट तरीके से लिखते हैं। क्या इसका सच में इतना फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपके इंडेक्सर में पिछले 1 साल के करोड़ों लॉग्स पड़े हैं। ठीक है। अब आपको किसी एक खास कंप्यूटर का डेटा देखना है जिसका मैक एड्रेस आपको पता है, और वो भी सिर्फ कल का डेटा। ओके। अगर आप क्वेरी लिखते वक्त समय और मैक एड्रेस का फिल्टर सबसे पहले लगा देते हैं तो स्प्लंक बाकी सारे डेटा को इग्नोर कर देगा और सीधा उसी मैक एड्रेस के कल के लॉग्स उठाएगा। काम कुछ ही सेकंड्स में हो जाएगा। और अगर मैं ये फिल्टर ना लगाऊं तो, या आखिर में लगाऊं तो? अगर आप फिल्टर आखिर में लगाते हैं तो स्प्लंक पहले उन करोड़ों लॉग्स को मेमोरी में लोड करेगा, उन्हें प्रोसेस करेगा और फिर आखिर में जाकर छांटेगा कि कौन सा उस मैक एड्रेस का है। बाप रे। ये तरीका इतना धीमा है कि सिस्टम बैठ सकता है, और अगर बहुत सारे एनालिस्ट एक साथ ऐसी खराब क्वेरीज चला देना तो पूरा स्प्लंक सर्वर हैंग हो जाएगा। तो स्मार्ट खोजना बहुत जरूरी है। अब एक और टेक्निकल टर्म जो रिसर्च के दौरान बार बार सामने आई वो है पार्सिंग और रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसे रेजेक्स भी कहते हैं। हाँ, रेजेक्स। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जो लोग हमें सुन रहे हैं उनमें से किसी को भी प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो आसान भाषा में ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? इसे एक डिजिटल कैची की तरह इमेजिन कीजिए। डिजिटल कैची? हाँ, जब नेटवर्क डिवाइस से कोई लॉग आता है तो वो अक्सर टेक्स्ट की एक बहुत ही भद्दी सी लंबी सी लाइन होता है
जिसमें बहुत सारे अजीब अजीब कैरेक्टर्स होते हैं, जो इंसानों के पढ़ने लायक नहीं होते। बिल्कुल। अब उस पूरी लाइन में कहीं बीच में वो आईपी एड्रेस छुपा है जिसने अटैक किया था। और हम पूरी लाइन तो पढ़ना नहीं चाहते, हमें तो सिर्फ उस आईपी एड्रेस से मतलब है। तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके स्प्लंक को एक पैटर्न बताते हैं। किस तरह का पैटर्न? जैसे कि जहां भी तुम्हें 4 नंबर डॉट से जुड़े हुए दिखें, जैसे 192.168.1.1, उसे काटकर बाहर निकाल लो और उसे सोर्स आईपी नाम दे दो। अच्छा, तो वो उस हिस्से को अलग कर लेगा। हाँ, ये पार्सिंग का प्रोसेस कच्चे उलझे हुए डेटा को एक साफ सुथरी टेबल में बदल देता है, जिसे पढ़ना और जिस पर अलर्ट सेट करना बहुत आसान हो जाता है। पार्सिंग का कांसेप्ट तो क्लियर हो गया। अब अगर हम इसे एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो से जोड़ें, मैंने राजनीश गुप्ता और जॉन गुड के सेशन में विंडोज सिस्टम का एक बहुत ही शानदार उदाहरण देखा था। मुझे लगता है ये कहानी बहुत पसंद आएगी सबको। हाँ, वो इवेंट आईडी वाला। एग्जैक्टली। मान लीजिए एक हैकर किसी तरह एक नेटवर्क के अंदर घुसने में कामयाब हो गया और उसने एक बैकडोर भी बना लिया है। अब उसका अगला कदम क्या होगा? आज जाहिर है वो अपने पैरों के निशान मिटाना चाहेगा ताकि पकड़ा ना जाए। तो वो क्या करता है? विंडोज के ऑडिट लॉग्स को डिलीट कर देता है। उसे लगता है कि अब किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन वो ये भूल जाता है कि विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत चालाक है। बिल्कुल। जैसे ही कोई भी यूजर ऑडिट लॉग्स को क्लियर या डिलीट करता है, विंडोज तुरंत एक नया और बहुत ही खास इवेंट जनरेट करता है, विंडोज इवेंट आईडी 1002। और यहीं पर स्प्लंक हीरो बनकर आता है। बिल्कुल। अगर उस कंपनी में स्प्लंक सही से कॉन्फ़िगर किया गया है, तो एनालिस्ट ने पहले से ही एक नियम सेट कर रखा होगा कि नेटवर्क में कहीं भी किसी भी सर्वर पर अगर इवेंट आईडी 1002 दिखे तो तुरंत एक हाई प्रायोरिटी अलर्ट फायर कर दो। तो हैकर को लगेगा कि उसने अपने निशान मिटा दिए, लेकिन असल में उसके निशान मिटाने की कोशिश ने ही सबसे बड़ा अलार्म बजा दिया। ये सच में किसी थ्रिलर मूवी जैसा है। हाँ, एक और बहुत कॉमन अटैक है जिसे ब्रूट फोर्स कहते हैं, जहां हैकर का कोई बॉट एक ही अकाउंट पर 1 सेकंड में सैकड़ों पासवर्ड्स ट्राई करता है। स्प्लंक इसे कैसे हैंडल करता है? इसे थ्रेशोल्ड अलर्ट्स कहते हैं। आप स्प्लंक में एक सिंपल सा रूल बना सकते हैं। कैसा रूल? कि अगर किसी एक आईपी एड्रेस से 1 मिनट के अंदर 5 से ज्यादा बार लॉगिन फेल का इवेंट आता है, तो ना सिर्फ सिक्योरिटी टीम को ईमेल भेज दो, बल्कि ऑटोमेटिकली उस आईपी एड्रेस को नेटवर्क के फायरवॉल में ब्लॉक भी कर दो। मतलब स्प्लंक सिर्फ देखता नहीं है, वो एक्शन भी ले सकता है? हाँ, बिल्कुल। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? ये तो बेसिक रूल्स हो गए कि 5 बार पासवर्ड गलत डाला तो ब्लॉक कर दो। पर क्या आज के एडवांस्ड हैकर्स इतने बेवकूफ होते हैं? वो तो बहुत ही छुपकर धीरे धीरे काम करते हैं ना। उन्हें स्प्लंक कैसे पकड़ेगा? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और इसका जवाब है स्प्लंक का एंटरप्राइज सिक्योरिटी ऐप और उसमें मौजूद मशीन लर्निंग। अच्छा, मशीन लर्निंग भी है इसमें? हाँ। स्प्लंक सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं है, इसमें आप स्मार्टफोन की तरह अलग अलग ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। SOC एनालिस्ट्स, यानी जो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में बैठते हैं, उनके लिए एंटरप्राइज सिक्योरिटी ऐप सबसे बड़ा हथियार है। इसमें ऐसा क्या खास है जो नॉर्मल सर्च में नहीं है? इसमें मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके अनॉमली डिटेक्शन किया जाता है, यानी असामान्य व्यवहार को पहचानना। वो कैसे काम करता है? मशीन लर्निंग का मॉडल लगातार एम्प्लॉइज के सामान्य बर्ताव को सीखता रहता है। मान लीजिए एक अकाउंटेंट है जो रोजाना सुबह 9 से 5 काम करता है और केवल एक्सेल फाइल्स एक्सेस करता है। ठीक है, ये उसका नॉर्मल रूटीन है। एक दिन स्प्लंक देखता है कि रात के 2 बजे उस अकाउंटेंट के अकाउंट से सिस्टम में लॉगिन हुआ है और वो डेटाबेस की फाइल्स एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। पर अगर रूल की बात करें तो लॉगिन तो सक्सेसफुल हुआ ना, पासवर्ड भी सही था, तो नॉर्मल सिस्टम तो कोई अलर्ट नहीं देगा। मॉडल तुरंत इसे एक अनोमली के रूप में फ्लैग कर देगा, क्योंकि रात के 2 बजे डेटाबेस एक्सेस करना उस यूजर की नॉर्मल बेसलाइन के बिल्कुल खिलाफ है। अगर मशीन लर्निंग ऐसे पैटर्न्स पकड़ रही है तो इसका मतलब है कि ये तकनीक सिर्फ आईटी सिक्योरिटी या हैकर्स तक सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल तो दूसरे सेक्टर्स में भी भरपूर होता होगा। बहुत ज्यादा। फाइनेंस या बैंकिंग सेक्टर को ही ले लीजिए, वहां तो करोड़ों के ट्रांजैक्शंस होते हैं रोजाना। बिल्कुल, बैंकिंग और फाइनेंस में स्प्लंक का बहुत इस्तेमाल होता है। वो लेन देन के लॉग्स का एनालिसिस करके क्रेडिट कार्ड फ्रॉड पकड़ते हैं। वो कैसे? अगर एक ही क्रेडिट कार्ड से सुबह 10 बजे दिल्ली में पेट्रोल भरवाया गया और 10:15 पर उसी कार्ड से न्यूयॉर्क में एक महंगा लैपटॉप खरीदा गया, तो स्प्लंक इसे तुरंत पकड़ लेगा, क्योंकि 15 मिनट में दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना नामुमकिन है। एग्जैक्टली। और हेल्थ केयर सेक्टर का क्या? वहां तो मरीजों का डेटा बहुत सेंसिटिव होता है। हेल्थ केयर में सबसे बड़ी चुनौती बाहर के हैकर से ज्यादा इनसाइडर थ्रेट की होती है। मतलब अंदर के ही लोग। हाँ,
स्प्लंक वहाँ ऑडिटिंग के काम आता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई डॉक्टर या नर्स सिर्फ उन्हीं मरीजों का रिकॉर्ड देख रहा है जिनका वो इलाज कर रहा है। अच्छा। अगर कोई वीआईपी मरीज अस्पताल में भर्ती है और अस्पताल का कोई दूसरा स्टाफ छुपकर उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखने की कोशिश करता है, तो स्प्लंक के जरिए उसे रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है। ये हिप्पा जैसे कड़े कंप्लायंस नियमों का पालन करने में मदद करता है। इसी तरह ई-कॉमर्स साइट्स भी पेमेंट फ्रॉड और फिशिंग अटैक्स को रोकने के लिए इन पैटर्न्स का इस्तेमाल करती होंगी। बिल्कुल करती हैं। लेकिन अब एक प्रैक्टिकल दिक्कत पर बात करते हैं। मशीन लर्निंग, रेजेक्स, पार्सिंग, ये सब सुन के एक डेटा साइंटिस्ट या सिक्योरिटी इंजीनियर तो बहुत खुश हो जाएगा। हाँ, उन्हें तो मजा आएगा। लेकिन अगर मुझे ये सारा डेटा कंपनी के सीईओ या नॉन टेक्निकल मैनेजमेंट को दिखाना है, तो मैं उन्हें स्प्लंक की लंबी लंबी क्वेरीज तो नहीं दिखा सकता, उन्हें तो कुछ समझ नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं। और स्प्लंक इस बात को समझता है, इसीलिए इसमें डैशबोर्ड्स का फीचर दिया गया है। डैशबोर्ड्स? हाँ, डैशबोर्ड्स उस जटिल बोरिंग डेटा को बहुत ही सुंदर पाई चार्ट्स, ग्राफ्स और विजुअल्स में बदल देते हैं। मैनेजमेंट सिर्फ एक स्क्रीन देखकर बता सकता है कि आज कितने अटैक्स ब्लॉक हुए या कौन सा सर्वर सबसे ज्यादा लोड ले रहा है। जॉनो की वीडियो में डैशबोर्ड्स को लेकर मैक्रोज और टोकन का बहुत जिक्र था। ये टोकन क्या होते हैं? इसे बिना प्रोग्रामिंग वाली भाषा में कैसे समझेंगे हम? टोकन को आप एक ड्रॉप डाउन मेन्यू या फिल इन द ब्लैंक फॉर्म की तरह समझ सकते हैं। ओके। मान लीजिए आपने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डैशबोर्ड बनाया है जो एक आईपी एड्रेस की पूरी हिस्ट्री दिखाता है। अब अगर आपको किसी नए आईपी को चेक करना है, तो आप पीछे जाकर पूरी लंबी सी एसपीएल क्वेरी में उस आईपी को मैन्युअली नहीं बदलेंगे। हाँ, वो तो बहुत टाइम खराब करने वाला काम होगा और गलती होने का चांस भी है। इसलिए आप डैशबोर्ड पर ऊपर एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स दे देते हैं। यूजर बस वहां नया आईपी एड्रेस टाइप करता है, एंटर दबाता है और स्प्लंक पीछे के सारे कोड में उस आईपी को खुद अपडेट करके नए ग्राफ्स दिखा देता है। अरे वाह! यही काम टोकन करता है। ये डैशबोर्ड्स को डायनामिक और इंटरैक्टिव बनाता है। ये सच में बहुत पावरफुल है। अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा को समराइज करें, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। आज के इस बिग डेटा के युग में केवल जानकारी को इकट्ठा कर लेना कोई अचीवमेंट नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। सर्वर रूम में पड़ी वो हार्ड ड्राइव्स अपने आप में कुछ नहीं है। असली खेल उस डेटा के भीतर चल रही कहानी को समझने का है। क्योंकि डेटा खुद कभी बोलकर नहीं बताता है कि गड़बड़ कहाँ है। आपको उससे सवाल पूछने पड़ते हैं। सीएम और स्प्लंक जैसे टूल्स आपको वो सवाल पूछने की ताकत देते हैं। और ये टूल सिर्फ बड़ी बड़ी टेक कंपनियों की बैलेंस शीट नहीं बचा रहे हैं। अगर हम गहराई से सोचें, तो ये सिस्टम बैकग्राउंड में चुपचाप काम करते हुए हमारे और आपके बैंक खातों को सुरक्षित रख रहे हैं, हमारी निजी जानकारी को बचा रहे हैं, हमारे मेडिकल रिकॉर्ड्स को लीक होने से बचा रहे हैं और हमारी डिजिटल पहचान को महफूज रख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक विचार है जो सोचने पर मजबूर कर सकता है सबको। क्या? आज हम देख रहे हैं कि मशीन लर्निंग सिस्टम्स असामान्य व्यवहार को पकड़ने में इतने सक्षम हो गए हैं। हाँ। तो इन अरबों लॉग्स और डेटा पैटर्न्स के लगातार विश्लेषण के आधार पर क्या भविष्य में सीएम सिस्टम इतने अधिक उन्नत हो जाएंगे कि वे किसी हैकर के हमला करने से पहले ही उसके इरादों की भविष्यवाणी कर लें? मतलब हमला होने से पहले ही? हाँ। क्या हम प्री क्राइम साइबर सुरक्षा की एक नई दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, जहां सिस्टम किसी इंसान के हैकर बनने से पहले ही उसके पैटर्न को भांप लेगा? प्री क्राइम साइबर सिक्योरिटी, ये विचार जितना रोमांचक है उतना ही थोड़ा डरावना भी है। बिल्कुल। क्या वाकई मशीनें किसी के इरादों को हैक होने से पहले पढ़ लेंगी? अगर ऐसा हुआ तो हैकिंग और सिक्योरिटी का पूरा गेम ही बदल जाएगा। इसी शानदार और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली डीप डाइव में किसी नए और दिलचस्प विषय के साथ।